हेलो फ्रेंड्स, और चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक चंद्रयान 3 कहां तक पहुंच पाया है? क्या हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल चुका है चंद्रयान 3, या फिर अब तक पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है? वेल, आपको बता दूं कि 14 जुलाई 2023 को 2:35 में जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उस दिन से लेकर अब तक वो हमारी पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है। वेल, आखिर क्यों? जबकि नासा जैसे स्पेस एजेंसी को तो अपोलो 11 मिशन के दौरान सिर्फ 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट ही लगे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्च होने के लगभग 2 हफ्तों तक पृथ्वी का चक्कर लगा के चंद्रयान 3 अपने ऑर्बिट को रेज करेगा, करीब 5 बार, जहां पर 25 जुलाई को चंद्रयान 3 ने अपने लास्ट ऑर्बिट यानी कि 5वें ऑर्बिट में जंप कर लिया है। दरअसल जो अमाउंट अपोलो प्रोग्राम में यूज हुए थे वो थे करीब 25.8 बिलियन US डॉलर्स, और अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो ये बन जाता है करीब 257 बिलियन US डॉलर्स, जितने में तो इंडिया मार्स में कॉलोनीज बसाकर रहने लगेगा। जस्ट किडिंग गाइस। दरअसल अपोलो मिशन के तहत जिस टेक्निक का यूज किया गया था वो था डायरेक्ट ल्यूनर ट्रांजेक्ट्री, जिसमें बिना अर्थ को ऑर्बिट किए सीधा ल्यूनर ट्रांजेक्ट्री में जाते हैं, जिसके वजह से फ्यूल का खर्च ज्यादा होता है। वहीं चंद्रयान 3 मिशन में पहले अर्थ को ऑर्बिट करने से फ्यूल का बचत तो होगा ही, साथ साथ चंद्रयान 3 किसी स्लिंग शॉट के जैसे ल्यूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्ट्री में एंटर करेगा, यानी कि मून की ओर बढ़ना शुरू करेगा, और ये होगा करीब 31 जुलाई 2023 को। दरअसल स्लिंग शॉट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को इंक्रीज करने और ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए रास्ते में आने वाले बड़े सेलेस्टियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का यूज किया जाता है, जिसमें किसी प्लैनेट या फिर मून के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में रहकर ऑर्बिट में रहते हुए ही पहले धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाया जाता है, जहां स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट को बड़ा करता रहता है और एक परफेक्ट टाइम चूज करके एक प्रिसाइज डायरेक्शन में थ्रस्टर को ऑन करके दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ओर शूट कर दिया जाता है। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो करीब 31 जुलाई को चंद्रयान 3 अपना सफर शुरू करने के बाद 1 अगस्त को ल्यूनर ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है कैच। ये प्रोसेस काफी क्रिटिकल होता है। वेल, आखिर क्यों? क्योंकि अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा रही तो मून के ऑर्बिट में कैप्चर ही नहीं हो पाएगा, और अगर स्पीड कम रही तब वो सीधा मून के ग्रेविटी के चलते मून के सरफेस में खींचा चला जाएगा और क्रैश हो जाएगा। अब ये सारा स्टेज सक्सेसफुल हो जाता है तब करीब 16 से 17 दिनों तक चंद्रयान 3 मून को ऑर्बिट करता रहेगा, जिसमें अपने फ्यूल को बचाते हुए ऑर्बिट को घटाता जाएगा और सरफेस के करीब आता जाएगा। जिसके बाद 17 अगस्त को जब चंद्रयान 3 मून के सरफेस के 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे और फिर लैंडर अपनी लैंडिंग जर्नी शुरू करेगा। जिसके बाद 23 अगस्त को लैंडर मैंजिनस सी और सिम्पेलियस एन क्रेटर्स के बीच में सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पर करेगा। अब एक बार सक्सेसफुली ये चांद पर लैंड हो गया तो उसके बाद लैंडर में से रोवर को निकाला जाएगा, जो तुरंत लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप से मून के सोइल में पड़े केमिकल कंपोनेंट्स को एक्साइटिंग स्टेज में ले आएगा। इससे उन केमिकल में से अलग अलग वेव्स जैसे कि अल्फा एंड एक्सरेज निकलेंगे, जिन्हें रोवर पर लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट करके एनालाइज किया जाएगा, ताकि मून के साउथ पोल पर सोइल का कंपोजिशन क्या है ये पता किया जा सके। इसके अलावा साइमल्टेनियसली लैंडर अपनी लैंडिंग साइट से ही मून का एटमॉस्फेयर कितना थिन है ये पता लगा पाएगा, और इतना थिन क्यों है इन मिस्ट्रीज को भी डिकोड करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे आप जानते हो, मून पे ना के बराबर एटमॉस्फेयर है। पहले तो लोगों को लगता था कि मून में एटमॉस्फेयर है ही नहीं, पर रिसेंट स्टडीज में मालूम पड़ा कि मून के 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक बहुत ही थिन आयनोस्फेयर यानी कि चार्ज पार्टिकल से भरा एक हल्का सा एटमॉस्फेयर का लेयर है, और जिसके एक्सिस्ट करने का एक्यूरेट रीजन अब तक किसी को मालूम नहीं। सो चंद्रयान 3 का लैंडर बेसिकली अपने रामभा और चेस्ट इन सेंसर्स के मदद से मून के आयनोस्फेयर के हीट कंडक्शन के प्रॉपर्टीज और टेम्परेचर के बारे में हमें एक्यूरेट डेटा देगा। इसके अलावा मून पर अर्थक्वेक्स डिटेक्ट करने के लिए लैंडर पर इल्सा डिटेक्टर फिट किया गया है, और लैंगमुर प्रोब यानी LP भी लगाया गया है, जो सन से आती हुई प्लाज्मा वेव्स को डिटेक्ट कर पाएगा। यानी इन शॉर्ट, मून का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से सन के पावरफुल रेडिएशन का नतीजा है या फिर चांद के केमिकल कंपोनेंट्स का। इसका एक एग्जैक्ट आंसर हमारा चंद्रयान 3 पता लगा सकता है। लेकिन ये तो हुई सिर्फ लैंडर एंड रोवर की बात। इसरो ने प्रोपल्सन मॉड्यूल को भी 2-in-1 जैसे इस्तेमाल किया है। बेसिकली इन्होंने स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी सिंपली शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है, जो अर्थ की तरह हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को भी डिटेक्ट करके उनके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर सकता है। देन डिटैच होने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा, जहां वो ल्यूनर साउथ पोल
पोल पर भी मैसेजेस और डेटा इंटरप्शन ना हो, इसलिए रोवर और लैंडर से आए इंपोर्टेंट डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क के एंटीना की ओर रिले करेगा। अब ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे हमें किसी और देश की रिले सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा डेटा भी सिक्योर रहेगा। अब अगर देखा जाए ना, तो ये हमारा मैन्ड मिशन का एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर हम लैंडर को मून के साउथ पोल के डिफिकल्ट रीजन पर लैंड करा सके तो डेफिनेटली गगनयान मिशन के तहत इंडियन एस्ट्रोनॉट को भी सेफली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने से इंडिया वो पहला कंट्री बन सकता है जो अर्थ के क्रिएशन और इवोल्यूशन से जुड़ी थ्योरी को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा सकता है, क्योंकि साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग मून के साउथ पोल पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक के जरिए ये देखा गया है कि वहाँ आइस के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं और वहाँ के क्रेटर्स के अंधेरे कोनों में मौजूद पानी तो चांद और पृथ्वी जब पैदा हुए थे तब से ही वहाँ पर मौजूद है। साथ ही रिसेंटली ये देखा गया है कि मून पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड एनोमलीज भी हैं। वहाँ भी अर्थ की तरह एक अनइवन मैग्नेटिक फील्ड है। अब मोस्टली ऐसा तब होता है जब किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सट्रीमली हॉट मोल्टेन कोर हो। मतलब अगर हम इस अनइवन मैग्नेटिक फील्ड के कॉज का पता लगा पाएं तो हम भी समझ सकते हैं कि क्या चांद ओरिजिनली हमारे पृथ्वी से ही टूटकर बना था, जैसे कि थिया की अर्थ से टकराने की पॉपुलर थ्योरी कहती है। अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों चीजों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल पाया तो उससे पृथ्वी के इतिहास की कई सारे मिस्ट्रीज सॉल्व हो सकते हैं और हमारा देश इसे सॉल्व करने वाला पहला देश बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि हमसे आगे इस रेस में कोई और ना निकल जाए। सो अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।